हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बूस्टर नॉलेज पर। आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का शुरुआत करेंगे। जो हमारा पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, वो है आपको रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो चलिए देखते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो उसका इंग्लिश हो जाएगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एवं एंड इक्वेशन। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं? सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। क्या कहेंगे उसको? केमिकल रिएक्शन। तो देखिए क्या कहता है, जब कोई सा भी पदार्थ हो, अकेले या अन्य पदार्थों कि अकेले या अन्य पदार्थ हो, पदार्थ में तत्व और यौगिक दोनों आ जाएंगे। पदार्थ में जो है तत्व एवं यौगिक दोनों आ सकते हैं, के साथ मिलकर क्रिया करके एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम करता है जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, इस प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है जिसका गुण मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है, उसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। डॉट है। जैसे सपोज एक काम कीजिए, पानी, चाय पत्ती, चीनी, वो तीनों को मिला दीजिए और उसके बाद क्या बनता है? तो बन जाता है चाय। ठीक है, जो मतलब जो पहले का पदार्थ, उसका टेस्ट और इसका टेस्ट में बिल्कुल फर्क हो जाता है। इसका गुण बिल्कुल अलग होता है। वैसे ही जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करे, जब नए पदार्थ का निर्माण करे जिसका गुण पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल भिन्न हो, उसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। देखिए, उसके बाद है अभिकारक। अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक किसे कहते हैं? देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। हम कोई सा भी रासायनिक अभिक्रिया लेंगे तो उसमें कोई ना कोई तत्व भाग लेगा, हिस्सा लेगा, तो उसी का नाम हो जाता है क्या चीज? अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम क्या कहेंगे? अभिकारक। क्या कहेंगे? अभिकारक। उसके बाद क्या है? प्रतिफल, जिसको कहते हैं प्रोडक्ट। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ जो बनता है, उसे ही हम प्रतिफल कहते हैं। जैसे जब हाइड्रोजन गैस एवं क्लोरीन गैस को मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। एग्जाम्पल देखिए, H2+Cl। यहाँ पे देखिए, ये दोनों क्या है? ये अभिक्रिया में भाग ले रहा है, ये इसमें अभिक्रिया में भाग ले रहा है। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा अभिकारक। क्या नाम हो जाएगा? अभिकारक। जो पदार्थ भाग लेता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। जो इसका फल आता है, जो नया पदार्थ बनता है, उसे हम प्रतिफल कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये दोनों मिला तो उसके बाद सनलाइट की उपस्थिति में क्या बना? 2HCl। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम प्रतिफल। क्या कहेंगे? प्रतिफल। इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिफल। यह है हाइड्रोजन, यह है क्लोरीन, और दोनों जो मिलकर क्या बनाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बनाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए अगला एग्जांपल, जैसे जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त कर देता है। जैसे CaCO3, जिसको क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। हीट जब गर्म करेंगे, हीट मतलब जब गर्म करेंगे तो क्या चीज होगा? CaO+CO2। तो CaO क्यों क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग चूना कहते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्या करता है? बोल देगा चूना का रासायनिक सूत्र, या बोलेगा कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र।
ऐसे भी जब और प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, मुक्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, मुक्त होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है CaCO3 तो ये क्या हो जाएगा, अभिकारक। क्या हो जाएगा, अभिकारक। अभिकारक। और इसको जो हिट किए तो क्या आया, तो ये दोनों में 2 था, तो ये हो जाएगा प्रतिफल। प्रतिफल क्या हो जाएगा, प्रतिफल। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बूस्टर नॉलेज पर। जैसे इसके पिछले क्लास में हम लोग ने क्लास 10 का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया का शुरुआत किया था। तो आज हम जहां तक बता दिए थे उससे आगे का लेक्चर। तो देखिए आज क्या है, तो देखिए क्वेश्चन टाइप के, जो मतलब क्या है क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताओं को लिखिए। रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता को लिखिए। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसकी क्या क्या विशेषता रहती है, क्या क्या हो सकता है, वो बोल रहा है उसकी विशेषताओं को लिखिए। तो हमारा देखिए पहला क्या होता है कि ऐसे आंसर टाइप से लिखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया की मुख्य विशेषताएं। रासायनिक अभिक्रियाएं की मुख्य विशेषताएं। देखिए पहला क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है। हम कोई सा भी रासायनिक अभिक्रिया करेंगे उससे क्या होती है, गैस की उत्पत्ति होती है। क्या चीज की, गैस की। जैसे जब जिंक के टुकड़े को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के विलय में डाला जाता है तो जिंक सल्फेट बनाकर हाइड्रोजन गैस क्या करता है, मुक्त कर देता है। जब जिंक का कोई सा भी टुकड़ा हो उसको हम क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल में डालेंगे तो क्या करता है कि जिंक सल्फेट बनाकर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। मतलब हाइड्रोजन गैस जो है उड़ जाता है या बनता है, वो उड़ जाता है हाइड्रोजन गैस। जैसे Zn+H2SO4, इसको देखिए ZnSO4 बन गया और प्लस हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाता है। Zn को जिंक कहते हैं, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल। और देखिए जब अभिक्रिया करके क्या बनता है, ZnSO4 जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस क्या होता है, मुक्त हो जाता है। और इसका दूसरा जो विशेषता क्या है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप भारी अपक्षेप बनता है। हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो उससे क्या होता है, भारी अपक्षेप बनता है। जैसे सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलय डालने पर सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा अपक्षेप बनता है। दही जैसा अपक्षेप प्राप्त होता है या बनता है। जैसे देखिए यहाँ पे NaCl प्लस AgNO3, जब इसका अभिक्रिया कराए तो क्या बना, AgCl प्लस NaNO3। तो देखिए NaCl को कहते हैं सोडियम क्लोराइड, NaCl को सोडियम क्लोराइड। अभिक्रिया कराए किससे, सिल्वर नाइट्रेट से। तो अभिक्रिया के बाद क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड, जिसको हम उसमें क्या होता है, दही जैसा सफेद अपक्षेप प्राप्त होता है। दही जैसा सफेद अपक्षेप प्राप्त होता है और NaNO3 सोडियम क्लोराइड बनता है। तो चलिए इससे आगे देखते हैं। देखिए हमारा जो अगला पॉइंट है वो क्या है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा का उत्सर्जन होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा का उत्सर्जन होता है। जैसे C+O2, तो CO2 और प्लस उष्मा प्लस प्रकाश। हमारा जो अगला पॉइंट है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थों के रंग में भी परिवर्तन होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थों के रंगों में भी परिवर्तन होता है। जैसे जब पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग के विलय में थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस निचोड़ने पर विलयन का रंग बैंगनी रंग से धीरे धीरे गायब हो जाता है, तो उसके रंग में परिवर्तन आ जाता है। हमारा जो अगला पॉइंट है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में भी परिवर्तन होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में भी परिवर्तन होता है। छठा पॉइंट है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन होता है। तो टोटल 6 प्रकार के इसमें परिवर्तन बताए। आपका क्वेश्चन रहेगा कि रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताओं को लिखे। रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता को लिखे। तो हमारा जो पहला है कि रासायनिक अभिक्रिया के निम्नलिखित
निम्नलिखित विशेषता है। तो पहला विशेषता है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है। और दूसरा जो है वो है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप भारी अपक्षेप बनता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप भारी अपक्षेप बनता है। तीसरा है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। चौथा है कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थों के रंग में परिवर्तन होता है। पांचवा है कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होता है। छठा है कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन होता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बूस्टर नॉलेज पर। जैसे कि इससे पिछले वीडियो में हम लोग ने क्लास 10 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू किया था, तो उसके बारे में कुछ बताए हुए थे, क्वेश्चन आंसर भी। और आज जो वीडियो है उससे आगे का वीडियो है, जो हमारा पहला पार्ट है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसी का। तो देखिए क्या है कि रासायनिक समीकरण तो क्या है, रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। जो कोई भी हम रासायनिक समीकरण को क्या लिखने का नियम होता है, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ ए लिख देते यहाँ बी लिख देंगे, या सोडियम के साथ ये कोई सा सोडियम का क्लोरीन अभिक्रिया किया तो दूसरा कुछ और, उसको डिनोट किया जाता है कि कैसे लिखा जाता है। जब दो सेम रहे तब कैसे लिखेंगे। देखिए रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। तो पहला नियम क्या है कि रासायनिक, हो सकता है कि ये लाइट के कारण बोर्ड पे कुछ दिखने में दिक्कत हो जाए, तो हम बोल्ड हैं तो वो उससे समझ जाइएगा। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अर्थात अभिकारकों के सूत्र एवं संकेतों को देखिए यहाँ पे सूत्र एवं संकेतों को बाईं ओर लिखते हैं तथा अभिक्रिया के बाद बने प्रतिफल के सूत्र एवं संकेतों को दाईं ओर। जो हम कोई सा भी अभिक्रिया कराएंगे तो जो अभिक्रिया भाग लेगा उसको हम बाईं ओर, और जो उसका प्रतिफल होगा, जो अभिक्रिया का जो फल निकलेगा या निष्कर्ष निकलेगा, उसको हम किस ओर लिखेंगे, तो उसे हम दाईं ओर लिखेंगे। उसके बाद देखिए अभिकारकों एवं प्रतिफलों के बीच तीर का चिन्ह देते हैं। अभिकारकों एवं प्रतिफल के बीच जो चिन्ह होता है, ये तीर का चिन्ह, उससे देकर हम डिनोट करते हैं। उसके बाद यदि अभिकारकों एवं प्रतिफल की संख्या 2 या 2 से अधिक हो तो उनके बीच धन मतलब प्लस दिया जाता है। जब अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक संख्या हो, जो यदि अभिकारकों में एवं प्रतिफल जो अभिक्रिया में भाग लेंगे, उसके बाद जो उसका फल बनेगा, जो निष्कर्ष आएगा, उसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनके बीच धन प्लस दिया जाता है। जैसे a प्लस बी इक्वल टू, मतलब ये दो अभिकारक है और ये इसका प्रतिफल है, तो ये अभिकारक है, देखिए प्लस का चिन्ह दिया, ये जो प्रतिफल आया है उसको C प्लस डी, इसमें भी प्लस का देके सिंबल। हमारा अगला क्या है कि रासायनिक समीकरण। देखिए रासायनिक समीकरण को 2 भाग में बांटा गया है। रासायनिक समीकरण को 2 भाग में, पहला है संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा है असंतुलित रासायनिक समीकरण। पहला है संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा है असंतुलित रासायनिक समीकरण। कोई भी अभिक्रिया कराएंगे तो जब तक वो संतुलित नहीं हो तो वो अभिक्रिया संपूर्ण नहीं होता है। वैसे आपके बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव में हर साल पूछता है कि ये संतुलित है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि संतुलित किसे कहते हैं और असंतुलित किसे कहते हैं। तो इससे आगे देखते हैं कि क्या था संतुलित और असंतुलित। संतुलित किसे कहते हैं और असंतुलित किसे कहते हैं। तो देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान हो, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब वैसा समीकरण जिसमें दोनों ओर तत्वों की संख्या क्या हो, बराबर हो, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, और यहाँ पे देखिए ये देखिए जिसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 रहता है, यहाँ पे भी 1 रहता है, तो 1 से इसमें गुना करेंगे तो देखिए
इसमें गुना करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है, तो देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन संतुलित। फिर यहाँ पे देखिए Zn प्लस H2SO4, तो यहाँ पे देखिए ZnSO4 प्लस H2, तो देखिए यहाँ पे जिंक कितना है तो 1, तो यहाँ पे भी देखिए जिंक कितना है 1, यहाँ पे देखिए SO4 क्या गो है 4 गो, यहाँ पे भी देखिए SO4 कितना है 4 गो, प्लस हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे भी कितना है 2। इसमें देखिए 2Mg प्लस O2, 2Mg प्लस O2, तो यहाँ पे देखिए क्या बोले इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 रहता है, तो इससे गुना होगा तो 2 M हो जाएगा और 2 सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे Mg तो 2 Mg हो जाएगा और ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा, तो इक्वल है। मतलब जितना ये इस साइड 2 Mg है तो इस साइड भी 2 Mg है, ऑक्सीजन 2 है तो इस साइड भी 2 है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसमें इससे गुना करेंगे नीचे वाला में तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या हुआ हाइड्रोजन 4 गो, तो उसी तरह यहाँ पे भी कितना हाइड्रोजन है 4 गो, 2 दूनी 4। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन क्या गो है 2 गो है, यहाँ पे कितना है तो क्या बोलते किस नहीं तो 1 रहता है, तो ये 2 से 1 में गुना करेंगे तो ऑक्सीजन भी 2 गो हो जाएगा, तो ये क्या है संतुलित है। मतलब इस साइड जितना तत्व है उस साइड इतना उतना ही तत्व इस साइड भी है, तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब देखिए दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान नहीं होती है, प्रत्येक तत्व की संख्या समान नहीं होती है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। उसे हम क्या कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन भी कितना है 2 है, लेकिन यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन कितना है तो 1 ही है, क्या बोले थे कुछ नहीं तो नीचे में 1 होता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम 2 दे देंगे देखिए तो ये हाइड्रोजन 4 गो हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 गो, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी देना पड़ेगा, तो इसको बैलेंस कर देंगे। देखिए हाइड्रोजन 4 गो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 गो, ऑक्सीजन देखिए इससे गुना हो जाएगा तो 2 गो, तो यह भी अनबैलेंस है, इसको कहेंगे अनबैलेंस। दूसरा देखिए Mg प्लस O2, तो Mg 1 है ऑक्सीजन 2 है, तो Mg 1 है लेकिन ऑक्सीजन भी 1 ही है, लेकिन यहाँ पे कितना है 2 है, अगर इस साइड भी 2 रहता तो वो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता। इससे अगले वीडियो में जो है हम संतुलित और असंतुलित कैसे या असंतुलित को संतुलित कैसे किया जाता है या कैसे पहचाना जाता है वो हम सिखाएंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बूस्टर नॉलेज पर। जैसे कि इससे पिछले क्लास में हमने इससे पीछे का टॉपिक बताया हुआ था, आज इससे आगे का टॉपिक बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, रासायनिक समीकरण के उपयोग से क्या लाभ है, रासायनिक समीकरण के उपयोग से क्या लाभ होता है, मतलब क्या क्यों जरूरी है या क्या फायदा होता है उसके लिए। देखिए आंसर, रासायनिक समीकरण के उपयोग से निम्नलिखित लाभ होता है, निम्नलिखित लाभ। तो पहला क्या लाभ होता है कि रासायनिक समीकरण लिखने से समय और जगह की बचत होती है, रासायनिक समीकरण लिखने से समय और जगह 2 चीज की बचत होती है। और रासायनिक समीकरण के उपयोग से अभिकारकों एवं प्रतिफलों के द्रव्यमानों की गणना ठीक की जा सकती है। रासायनिक समीकरण के उपयोग से अभिकारकों एवं प्रतिफलों के द्रव्यमान की गणना ठीक की जा सकती है। और रासायनिक समीकरण के उपयोग से वैज्ञानिकों को जानकारी प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। अगर हम कोई भी रासायनिक समीकरण के रूप में लिखेंगे तो कहीं सा भी मतलब जो देश विदेश में भी वो समझ जाएगा कि हाँ ये लिखा हुआ है, ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, लेकिन अगर हम उसका नाम हिंदी में लिख देंगे तो किसी को पता भी नहीं चलता है, जो मतलब विदेश सब में हो। इसके लिए तो रासायनिक समीकरण के उपयोग से वैज्ञानिकों को जानकारी प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। इससे आगे देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, मतलब कोई भी रासायनिक समीकरण है तो उसको
बनाने के लिए अधिक महत्वपूर्ण, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा काम करे, उसके लिए कुछ बिंदु होते हैं, मतलब निर्देश होते हैं। देखिए, तो पहला निर्देश क्या है कि अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी के लिए, अभिकारकों एवं प्रतिफल की भौतिक अवस्था की जानकारी के लिए उनको संकेतों एवं सूत्रों के ठीक आगे कोष्ठ में ठोस के लिए एस का प्रयोग करेंगे, ठोस के लिए एस का प्रयोग करेंगे, द्रव के लिए एल का प्रयोग करेंगे तथा गैस के लिए जी का प्रयोग करेंगे और जलीय विलयन के लिए एक क्यू अंकित करते हैं। मतलब अगर कहीं पे ठोस पदार्थ हो उसको एस से डिनोट करेंगे और कहीं द्रव हो तो उसको एल से डिनोट करेंगे और कहीं पर अगर गैस हो तो उसको जी से डिनोट करेंगे और कोई सा जलीय विलयन जो मतलब जल में पूरी तरह से घुल जाए उसके लिए एक क्यू का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए, भौतिक अवस्था मतलब भौतिक अवस्था में जिस रूप में प्रकृति से कोई भी पदार्थ प्राप्त होता है ना, कोई सा भी पदार्थ जो प्रकृति से प्राप्त होता है डायरेक्ट, मतलब जो उसका मूल अवस्था होता है उसी को हम कहते हैं भौतिक अवस्था। जैसे यहाँ पे देखिए CaCO3, ये क्या है? ठोस है, जिसको आप लोग CaC को कैल्शियम कार्बोनेट जो मतलब उजला कलर का जो आता है वो ये क्या है? ठोस है। लेकिन जब इसको अभिक्रिया कराते हैं तो ये टूट जाता है। तो टूट जाता है क्या चीज में? CaO जो ठोस हुआ प्लस CO2 गैस, CO2 गैस जिसको हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको कहते हैं क्या चीज? कार्बन डाइऑक्साइड। तो गैस के लिए जी का प्रयोग कर, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, उसको जी से डिनोट किए हैं और ये CaO ठोस पदार्थ है जिसको एस से डिनोट किए हैं। उसी तरह देखिए जिंक क्या है? ठोस है, उसके लिए एस का प्रयोग किया है प्लस यहाँ H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको कहते हैं वो क्या है? जलीय विलयन है, उसके लिए एक क्यू का प्रयोग करे हैं। जब इसको अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनता है? ZnSO4। ये क्या है? तो ZnSO4 जलीय विलयन है और हाइड्रोजन गैस H2 क्या है? हाइड्रोजन गैस, तो उसको जी से डिनोट करते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यदि ऊष्मा उत्पन्न होता है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यदि ऊष्मा उत्पन्न होता है या होती है तो समीकरण के दाईं ओर प्लस ऊष्मा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्लस ऊष्मा लिखते हैं। यदि रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए ऊष्मा दी जाती है तो समीकरण के बाईं ओर प्लस ऊष्मा दी जाती है। अगर कोई सा भी हम अभिक्रिया कराएं, कोई सा भी अगर हम अभिक्रिया कराएं तो अगर उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है, मतलब कोई सा भी अभिक्रिया कराएं जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है तो उसको हम कहाँ लिखेंगे? तो उसको लिखेंगे हम दाईं ओर। किधर लिखेंगे? दाईं ओर प्लस ऊष्मा, दाईं ओर लिखेंगे प्लस ऊष्मा। लेकिन हमको कोई सा भी क्रिया कराने के लिए अलग से हीट देना पड़ता है, हमें अलग से ऊष्मा देना पड़ता है, तो उसको हम कहाँ लिखेंगे? तो उसको लिखेंगे हम बाईं ओर। जैसे देखिए यहाँ पे C+O2, यहाँ क्या होगा? CO2 प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश। जब CO2 मतलब कार्बन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया कराएगा तो CO2 बनेगा, लेकिन उसके साथ क्या होगा? ऊष्मा और प्रकाश दोनों बनेगा। और जैसे यहाँ देखिए N2 प्लस O2 प्लस ऊष्मा, तो क्या हो जाएगा? 2N2, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अभिक्रिया कराने के लिए ऊष्मा दिए तो क्या बन गया? 2NO। इससे आगे देखते हैं। तो देखिए इससे अगला पॉइंट क्या है कि यदि अभिक्रिया के पश्चात कोई गैस निकलती है तो गैसों के सूत्र के ठीक बाद चिन्ह क्या जिसका ऊपर एरो को ऊपर की तरफ दिया जाता है। जैसे जिंक तो ठोस है तो उसको एस से डिनोट करते हैं। उसके बाद H2SO4 ये क्या है? जलीय विलयन है जिसको एक क्यू से डिनोट करते हैं, एक क्यू से जो ये डैश। उसके बाद ZnSO4 ये भी क्या है? जलीय विलयन प्लस N2 क्या है? गैस है। क्या है? गैस है। इसको देखिए ये एरो से ऊपर की ओर गैस जो निकलता है ऊपर की ओर सिंबल से डिनोट करते हैं। उसके बाद अगला क्या है? यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई भारी अपक्षेप बनता है, अभिक्रिया के फलस्वरूप यदि कोई भारी अपक्षेप बनता है तो उसके सूत्रों के ठीक बाद नीचे की ओर एरो देते हैं। जैसे AgNO3 प्लस HCl, देखिए AgCl, देखिए यहाँ पे भारी अपक्षेप, ये जो है दही जैसा अपक्षेप बनाता है AgCl, तो उसको नीचे की ओर एरो से डिनोट करते हैं प्लस HNO3। यदि कोई अभिक्रिया किसी उत्प्रेरक मतलब
दाब, ताप एवं सांद्र की उपस्थिति में हो तो तीर के चिन्ह देखिए यहाँ पे तीर के चिन्ह के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। तीर के चिन्ह ऊपर या नीचे लिखा जाता है। हमारा अगला पॉइंट क्या है, यदि रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमिक हो तो अभिकारक और प्रतिफलों के बीच, ये जो देख रहे हैं एरो का चिन्ह देते हैं। यदि रासायनिक अभिक्रिया में उत्क्रमी हो तो अभिकारक और प्रतिफलों के बीच कैसा सिंबल, ये इस प्रकार का सिंबल दिया जाता है। और देखिए रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का न तो निर्माण होता है और ना ही उसका नाश होता है। हम कोई सा भी रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो नहीं तो वो पदार्थ नष्ट होगा और नहीं नया बनेगा, वो ऐसे ही रहता, खाली अदला बदली उसके साथ मिक्स हो जाता है, दूसरे पदार्थ के साथ मिक्स हो जाता है। नहीं वो नया बनता है और नहीं तो नष्ट होता है और नहीं बनता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बूस्टर नॉलेज पर। जैसे इसके पिछले वीडियो में हमने क्लास 10 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का कुछ टॉपिक बताया हुआ था, आज उससे आगे। तो देखिए आज का टॉपिक क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के 9 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 9 प्रकार। पहला कौन होता है? संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया। दूसरा क्या होता है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। दूसरा क्या है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया और चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवा उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण। उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। छठा है अपचयन अभिक्रिया या अपकरण अभिक्रिया। सातवां है उदासीनीकरण अभिक्रिया। आठवां है अवक्षेपण अभिक्रिया और 9वां है प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया। ये जो आपके बोर्ड नंबर में क्या करेगा, इसमें से कोई एक उठा देगा। जैसे बोलेगा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, या हो सकता है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो 2 नंबर में इस टाइम में से कोई सा एक दे देगा और बोलेगा इसका डिफिनेशन लिखिए कि मतलब इसको किसे कहते हैं। या आपके ऑब्जेक्टिव में क्या करता है, दे देगा अभिक्रिया, दे देगा, बोलेगा कि ये कौन सा अभिक्रिया है, द्विविस्थापन है, वियोजन है, अपघटन है, ये कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है ऑब्जेक्टिव में। तो चलिए हम बारी बारी से इसको जानते हैं। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए हमारा जो है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिए वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि जो नया पदार्थ बनता है उसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, उसे ही हम संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया करते हैं। जैसे जब कार्बन को ऑक्सीजन से संयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। जैसे देखिए ये कार्बन को क्या चीज से, सी से कार्बन प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन, इस दोनों को अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो मतलब इन दोनों के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, जब कैल्शियम ऑक्साइड को जिसको हम कहते हैं कली चूना, कैल्शियम ऑक्साइड का ही नाम होता है कली चूना। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ मिलाते हैं, किसके साथ? जल के साथ मिलाते हैं, तो वे अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग कहते हैं भखरा चूना का निर्माण करता है। क्या चीज का? भखरा चूना का। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या नाम है? CaO प्लस H2O मतलब जल, इन दोनों को अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? CaOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है
जो आपका ये कैल्शियम ऑक्साइड है, आप लोग देखे होंगे घर, कोई भी घर या रंगाई के टाइम में क्या होता है, उस पे पहले उजला कलर का लेप चढ़ाया जाता है या पुट्टी जिसको कलर कहते हैं वो होता है। ये होता है क्या चीज, कैल्शियम, ये जो है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लेप परत चढ़ाता है, जो क्या होता है, जो जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड वायु में क्या होता है CO2, वायु में जो CO2 को का अवशोषण करके वो क्या बनाता है CaCO3 जो धीरे धीरे उसमें चमक पैदा करता है। तो चलिए इससे आगे देखते हैं। आगे देखिए दूसरा क्या है कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु टूटकर दो या दो से अधिक सरल यौगिक का निर्माण करता है, जिसका गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो वह अवघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। जैसे ये देखिए एक बड़ा सा अणु है CaCO3 जिसको क्या कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसको क्या किया, हम अभिक्रिया करने के लिए हीट दिए, गर्म किए, तो ये क्या चीज में टूट गया, तो ये टूट गया CaO कैल्शियम ऑक्साइड, किसमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए वियोजन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा अणु टूटकर दो या दो से अधिक सरल अणु का निर्माण करता है, जिसका गुण मूल यौगिक से बिल्कुल भिन्न होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। आपके बोर्ड एग्जाम में होता है क्या चीज, जैसे ये कभी कभी तो ये पूछेगा 2 नंबर में कि मतलब 9 को जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें से बोलेगा कि कौन सा, जैसे संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, या नहीं तो क्या करेगा, जैसे ये दे देगा ऑब्जेक्टिव में क्या करेगा CaCO3 ये पूरा दे देगा आपको, अब बोलेगा ये कौन सा अभिक्रिया है, ये कैसा अभिक्रिया है, उसके लिए आपको याद भी रखना चाहिए कि ये। और दूसरी बात, जैसे वो करता है क्या चीज, बोलेगा कि CaCO3 किसका रासायनिक सूत्र है, या कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बूस्टर नॉलेज पर। जैसे कि इससे पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि रासायनिक समीकरण 9 प्रकार के होते हैं, जिसमें से हमने 2 प्रकार बता दिया था। आज हमारा कौन सा है, तो तीसरा प्रकार क्या है, देखिए विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। टोटल जितना 9 रासायनिक समीकरण अभिक्रिया होता है उसमें से हम 2 बता चुके थे, आज है तीसरा कौन सा, तो विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक में से अपने से कम क्रियाशील तत्व को हटाकर खुद स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, विस्थापन अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक में से अपने से कम क्रियाशील तत्व को हटाकर खुद स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे के टुकड़े को डाला जाता है, तो लोहा विलयन से कॉपर को हटाकर, लोहा क्या करता है, विलयन से कॉपर के हटाकर या उसी को विस्थापित कर फेरस सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है, फेरस सल्फेट। जैसे CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस Fe, जिसको लोहा या आयरन कहते हैं, Fe। और जब ये अभिक्रिया करते क्या बनाता है, FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। इसमें क्या करता है, जो
जो ज्यादा अभी जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक में से अपने से कम क्रियाशील, मतलब जो कम क्रियाशील तत्व क्या करता है हटाकर, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ कॉपर था, यहाँ आयरन है, तो देखिए ये क्या किया, यहाँ पे कॉपर को हटाकर खुद आयरन यहाँ पे स्थान बना लिया, कॉपर को हटाकर आयरन यहाँ पे जम गया, क्योंकि आयरन ज्यादा क्रियाशील तत्व है। तो इसका एक प्रयोग करके देखते हैं। देखिए यहाँ विस्थापन अभिक्रिया का प्रयोग देखते हैं। तो देखिए प्रयोग में क्या है कि प्रयोग विधि, एक परख नली में थोड़ा सा कॉपर, ये देखिए इसको कहते हैं परख नली, ये दिख रहा है इसको कहते हैं परख नली। एक परख नली में थोड़ा सा कॉपर का जलीय विलयन लेकर, जलीय विलयन ये जो देखिए ये क्या है कॉपर, ये किसका सल्फेट में कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, इसमें किसका जलीय विलयन, तो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लेकर एक आधार पे ये देखिए ये आधार पर लगे स्टेन के सहारे, ये जो स्टेन दिख रहा है ये स्टेन है के सहारे परख नली को पकड़ के रखता है। ये देखिए ये पकड़ के रखा है, परख नली को पकड़ के रखता है, को पकड़ के सहारा देता है, जिससे वो खड़ा रहता है, खड़ा रहे। कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है। अब लोहे के कील को देखिए, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं यहाँ लोहे का कील, लोहे के कील को धागे से बांधकर परख नली में रखे कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डुबो कर लटका देते हैं। यहाँ देखिए ये जो धागे के सहारे यहाँ से जो कील है उसको क्या कहते हैं, जो परख नली में कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन डाला है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन डाला है, उसको धागे के सहारे लटका कर उसमें डुबो देते हैं, मतलब उसमें लटका देते हैं, बांध कर रख में कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डुबो कर लटका देते हैं। 20 से 25 मिनट के पश्चात हम देखते हैं कि विलयन का नीला रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है और विलयन का रंग हल्का हरा होने लगता है। लोहे के कील पर लाल भूरे रंग की एक परत बैठ जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि लोहा विलयन से कॉपर को अलग कर फेरस सल्फेट बनाता है। इसे क्या स्पष्ट होता है, तो लोहा कॉपर से अलग होकर फेरस सल्फेट बनाता है। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखिए विस्थापन अभिक्रिया का एक अगला एग्जांपल क्या है कि जब एक कॉपर के प्लेट को सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में डाला जाता है तो सिल्वर कॉपर द्वारा विस्थापित हो जाता है। जैसे देखिए Cu+2AgNO3, जब इसका अभिक्रिया क्या है तो क्या हो जाता है, ये जो है AgNO3 ये अभी हट के क्या बनता है कॉपर CuNO3+2Ag अलग हो जाता है। ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बूस्टर नॉलेज पर। जैसा कि इससे पिछले वीडियो में हमने क्लास 10 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू किया था, इससे पीछे का टॉपिक बताए थे, आज उससे आगे देखते हैं। देखिए हमारा क्या है अगला जो है उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ज्यादातर आपके ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, ज्यादातर आपके ऑब्जेक्टिव में क्या करता है, कोई भी समीकरण दे देगा ऐसे करके C+O2 = CO2, ये कौन सा अभिक्रिया है, मतलब ये कौन सा अभिक्रिया है, तो कैसे हम पहचानेंगे। तो देखिए उपचयन अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन की वृद्धि हो, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन की वृद्धि हो, उसे हम क्या कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। उसे क्या कहेंगे हम लोग, उपचयन अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन की क्या होती है, तो वृद्धि होती है, तो उसे हम कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। जैसे जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। जैसे देखिए C मतलब कार्बन +O2 मतलब ऑक्सीजन, जब इसको जलाते हैं तो क्या बनता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब क्या कहता है इसमें, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप किसकी वृद्धि, तो ऑक्सीजन की, मतलब ऑक्सीजन क्या हो, बढ़ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उपचयन अभिक्रिया। उसे हम क्या कहेंगे, तो उपचयन अभिक्रिया।
तो देखिए कार्बन प्लस O2 मतलब कार्बन और ऑक्सीजन को जब अभिक्रिया कराएंगे तो वो क्या होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा देखिए जब सल्फर के गंधक को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए S सल्फर प्लस O2 ऑक्सीजन इक्वल टू SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनाता है? सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें क्या होती है? तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उसे हम क्या कहेंगे? उपचयन अभिक्रिया। उसे क्या कहेंगे? उपचयन अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन की वृद्धि हो उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? उपचयन अभिक्रिया। देखिए इसी का उपचयन का दूसरा देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उसी को कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। इससे पहले बताए कि उपचयन अभिक्रिया, इससे पहले क्या बताया आप लोग को कि उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन की वृद्धि हो उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसी का देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग मतलब वृद्धि या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निकर्षण मतलब हानि या वो निकल जाता है तो वो ऑक्सीजन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यहाँ मिस्टेक हो गया, क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या कहलाएगा आपको? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग मतलब वृद्धि या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निकर्षण मतलब वृद्धि तो वो कभी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे जब साल्ट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो क्लोरीन गैस निकलता है। तो देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 जब इसका जो अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनता है? MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो ये क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उसी को कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया। देखिए तो अगला क्या है? उपचयन या अपकरण अभिक्रिया। अपचयन वो था उपचयन, यह है अपचयन या अपकरण अभिक्रिया। क्या है? अपकरण अभिक्रिया। देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग होता है। किसका? तो हाइड्रोजन का संयोग होता है या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कर्षण होता है उसे हम क्या कहते हैं? अपचयन या अपकरण अभिक्रिया। मतलब वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन बढ़े मतलब ऑक्सीजन जुड़ जाए या वृद्धि हो और हाइड्रोजन का वृद्धि हो और ऑक्सीजन क्या हो? घट जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया। और उपचयन में क्या होता था? जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन का निकर्षण हो उसे उपचयन। अपचयन किसे कहेंगे? जिसके फलस्वरूप हाइड्रोजन की वृद्धि हो। किसकी? तो हाइड्रोजन की वृद्धि हो उसे हम लोग कहेंगे अपचयन अभिक्रिया और ऑक्सीजन का निकर्षण हो मतलब ऑक्सीजन घट जाए। देखिए जब ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ मिलाया जाता है तो जल बनता है। जब ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ मिलाया जाता है तो क्या बनता है? तो जल। देखिए H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के क्या बना? जल। मतलब यहाँ पे क्या चीज का वृद्धि हो रहा है? तो किसका? तो हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का। क्या कि देखिए यहाँ हाइड्रोजन का वृद्धि हुआ क्या कि यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 4, यहाँ पे भी 4, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन 2 है, इसमें भी ऑक्सीजन संतुलन बनाने के लिए 2 है, लेकिन इसमें होता है क्या चीज? ऑक्सीजन का जो है ना निकर्षण होता है, मतलब ऑक्सीजन घट जाता है। जैसे दूसरा, जब तप लाल गरम, मतलब लाल कोई भी चीज को लाल गरम करने का मतलब ज्यादा ताप देते हैं, पिघलने से पहले कोई भी चीज कोई भी पदार्थ लाल हो जाता है पूरा। तो जब लाल गरम
सल्फ्यूरिक ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रभावित की जाती है तो कॉपर धातु मुक्त होता है। क्या मुक्त होता है? कॉपर धातु, जैसे CuO प्लस H2 इक्वल टू Cu प्लस H2O। देखिए सल्फ्यूरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन ये दोनों को मिला क्या बनता है? कॉपर और जल बनता है। आगे देखिए, आगे कौन सा अभिक्रिया है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन एवं अपकरण या उपचयन एवं अपचयन दोनों साथ साथ हो। क्या हो? दोनों साथ साथ हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण या ऑक्सीजन एवं अपकरण या उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ हो, उसे हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। उसे क्या कहेंगे हम? रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए जैसे यहाँ पे क्या है? CO इक्वल CuO, ये कौन सा अभिक्रिया है? अपकरण क्या होता है? अपकरण क्या ये? अपकरण में क्या होता है? तो ऑक्सीजन का जो है ऑक्सीजन नष्ट हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन कम हो जाता है। इसमें देखिए ऑक्सीजन क्या हुआ? घट गया। और यहाँ देखिए ये क्या है? तो अपकरण और ये हो जाएगा ऑक्सीकरण। ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन या अपचयन दोनों साथ साथ हो, उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला है उदासीकरण अभिक्रिया। क्या है? उदासीकरण अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अम्ल को किसी भस्म के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण और जल बनता है, उसे हम कहते हैं उदासीकरण। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अम्ल को किसी भस्म के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण और जल बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? उदासीकरण अभिक्रिया। जैसे जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड और जल। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जब इसको अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनता है? NaCl सोडियम क्लोराइड लवण। क्या हो जाएगा यहाँ पे? लवण। और H2O क्या बनता है? जल। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अम्ल को किसी भस्म के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण और जल बनता है, उसे हम कहते हैं तो उदासीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उदासीकरण अभिक्रिया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बूस्टर नॉलेज पर। इससे पहले पिछले वीडियो में हम लोग ने क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसका टॉपिक देखा था। आज उससे आगे का टॉपिक देखेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है? विकृत गंधिता, जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 1 साल 2 साल के बाद पूछता ही रहता है, मतलब VVI टाइप का क्वेश्चन है, हर साल बार बार पूछता ही रहता है। विकृत गंधिता मतलब विकृत गंधिता क्या है? तो चलिए देखते हैं। तो क्या है विकृत गंधिता? तो तेलीय अर्थात तेल में तला हुआ भोज्य पदार्थ लंबे समय तक खुली हवा में छोड़ देने पर उनके स्वाद में एक गंध अप्रिय हो जाता है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। मतलब तेल में तला हुआ भोजन, तेल में कोई सा भी तला हुआ भोजन, जैसे आप लोग देखे होंगे पावरोटी आता है, एक ब्रेड आता है। तो क्या होता है, अगर पावरोटी को मतलब
2 से 3 हफ्ता रख दीजिए, उसको ऐसे ही रख दीजिएगा, मतलब उसका यूज नहीं कीजिएगा, तो उसमें थोड़ा थोड़ा जो है ना उजला टाइप का थोड़ा थोड़ा उजला टाइप का आने लगता है। तो वो क्या होता है कि उसका जो तेल में जो तला रहता है, जिसके कारण लंबे समय तक जो अगर खुली हवा में आ जाता है तो उसका जो है स्वाद खट्टा टाइप का, हल्का हल्का खट्टा लगने लगता है, जिससे उसका स्वाद भी खराब हो जाता है और वो जो है ना हमारे शरीर के लिए हानिकारक बन जाता है। तो वही है विकृत गंधिता। तेली अर्थात तेल में तला हुआ भोज्य पदार्थ, मतलब कोई भी खाने वाला भोज्य पदार्थ लंबे समय तक खुली हवा में छोड़ देने पर उनके स्वाद में एक गंध जो मतलब उसका अलग से गंध जो होता है उसका जो पहले जब वो ठीक रहता है, जब बनता है उस टाइम का, और जब वो बाद में जब खराब हो जाता है उस टाइम का अलग सेंट आने लगता है, मतलब बदबू देने लगता है, तो अप्रिय हो जाता है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। देखो विकृत गंधिता भोज्य पदार्थ खाने योग्य नहीं होता है, जो भी मतलब खराब हो, जैसे रोटी, सपोज रोटी को देखिएगा, जैसे अभी बनाइए 2 दिन के बाद उस पर देखिए उजला उजला कलर का उस पर फफूंदी लग जाता है और उसका जो है सेंट भी आने लगता है, बदबू देने लगता है, वो कि ये खराब, उसका अलग ही सेंट रहता है, अगर कोई खाता है तो खट्टा टाइप का लगने लगता है। तो वही वो जो है विकृत गंधिता खाने योग्य नहीं होता है। भोज्य पदार्थ तो विकृत गंधिता से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय है। आप देखिए कोई ऐसा है, जैसे मार्केट में आप लोग देखे होंगे कि रेडीमेड मिठाई मिलता है, मतलब बीकाजी का हो गया और कोई जो होता है सुधा सबका, उसका देखेंगे कि उस पर एक्सपायरी डेट दिया रहता है कि इतना से इतना टाइम तक चलेगा, उसके बाद ये खराब हो जाएगा। लेकिन वही चीज मिठाई वो भी बनाता है, मिठाई घर में भी बनाए तो वो 3 से 4 दिन में वो भी खराब हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो लंबे समय तक चलाने के लिए उसमें क्या करते हैं, बचाने के लिए क्या क्या उपाय है। तो देखिए भोज्य पदार्थ के पैकिंग करते समय नाइट्रोजन युक्त, कौन सा, तो नाइट्रोजन युक्त अक्रिय हवा भर दी जाती है, नाइट्रोजन युक्त अक्रिय हवा भर दी जाती है, जिससे भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत नहीं हो पाते। जिससे क्या होता है, भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत नहीं हो पाते हैं। आप जितना भी मार्केट में देखे होंगे, कोई भी जो चिप्स कुरकुरे या कोई भी मतलब जो है ना पैकिंग में जो 5-10 टका में जो भी मिलता है, उस समय क्या होता है, आप देखे होंगे सामान रहता है इतना ही, लेकिन हवा इतना भरा रहता है, तो उसमें वो करता है क्या चीज, यही नाइट्रोजन युक्त हवा भर दिया जाता है, जिससे वो खराब नहीं हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी कारण वो पन्नी अगर फट जाए तो वो हवा निकल जाएगा, तो उसका जो अंदर वाला चीज है ना वो सब टाइट के जगह नॉर्मल हो जाता है, वो सब खराब हो जाता है। तो कोई भी आपके ऑब्जेक्टिव में ऐसे करके पूछेगा कि चिप्स या कुरकुरे के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है, या मतलब किसी भी पदार्थ को बचाने के लिए उसमें कौन सा गैस भरेंगे, तो कौन सा गैस भरेंगे, तो नाइट्रोजन युक्त अक्रिय हवा, नाइट्रोजन युक्त अक्रिय हवा, जिससे भोज्य पदार्थ क्या होता है, ऑक्सीकृत नहीं हो पाते हैं। दूसरा क्या है, वसायुक्त भोज में एक विशेष प्रकार का पदार्थ जैसे सिट्रिक अम्ल, लेस्थिन अम्ल इत्यादि मिलाकर भोज्य पदार्थ बचाया जा सकता है। और तीसरा क्या है, भोजन को वायुरुद्ध बर्तनों में रखकर बचाया जा सकता है। चौथा क्या है, भोजन को रेफ्रिजरेटर, मतलब जिसको हम लोग फ्रीज कहते हैं, उसमें रख के बचाया जा सकता है। आप लोग देखे होंगे कि कोई रोटी, ठीक है, रोटी अगर अभी बनाया उसको हमको सुबह तक चलाना है, तो क्या होता है, एक पोट आता है, मतलब रोटी का जो है ढक्कन टाइप का आता है, तो उसमें क्या करता है, रोटी को देख के बंद कर देता है, जिसके कारण उसमें जो है ना हवा उसमें प्रवेश नहीं कर पाता है, जिससे वो ऑक्सीकृत नहीं होता है, तो वो लंबा समय तक चल सकता है। वैसे ही देखे होंगे अचार सब जो बनता है, अचार सब देखे होंगे, मतलब सबका सीजन होता है, जैसे अभी आम का अचार बने तो वो अगले साल तक लगभग चलता है। उसके लिए क्या करता है, जो ऐसा बर्तन, जो शीशा का ऐसा बर्तन लिया जाता है जिसमें वायु प्रवेश न करे, तो उससे क्या होता है, भोजन लंबे समय तक चलता है। और चौथा तो जानते हैं, कोई भी चीज को खराब नहीं होने के लिए कुछ नहीं करो तो फ्रिज में डाल दो कोई भी चीज को, तो वही है, भोजन को रेफ्रिजरेटर, जिसको हम लोग फ्रिज में रख के भोजन को हम लंबे समय तक चला सकते हैं, क्योंकि वो जो है ना वायु से ऑक्सीकृत नहीं हो पाता, उसका जो जैसा वातावरण चाहिए वैसा ठंडा वातावरण उसमें रहता है। ये लगभग आपके बोर्ड एग्जाम में बार लगभग 1 साल 2 साल पे पूछता ही रहता है, विकृत गंधिता किसे कहते हैं, या ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछेगा कि
चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है, या कोई सा भी खाद्य पदार्थ के या मिठाई के डिब्बे में कौन सा गैस भर के हम उसको लंबे समय तक चला सकते हैं? तो नाइट्रोजन युक्त हवा, नाइट्रोजन युक्त हवा।